मॉर्निंग। आज नेक्स्ट फॉसिल टेरिडोफाइट लेपिडोडेंड्रोन के बारे में हम स्टडी करेंगे। लेपिडोडेंड्रोन, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन सबसे पहले हम जानेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन में डिवीजन लेपिडोफाइटा, क्लास लिग्योलोप्सिडा, ऑर्डर लेपिडोडेंड्रेलीज। इस ऑर्डर लेपिडोडेंड्रेलीज के मुख्य जो लक्षण है वो इस प्रकार से हैं। इनका मुख्य पादप शरीर वृक्ष जैसा ट्री लाइक स्पोरोफाइट है। इनमें कैम्बियम द्वारा द्वितीयक वृद्धि पाई जाती थी। इनकी पत्तियां लघु पर्णी थी और पत्तियों के आधार में लिग्यूल पाया जाता था, वह पर्णपाती थी। इनमें जड़ों की उत्पत्ति प्राय राइजोफोर द्वारा तथा इस राइजोफोर में भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती थी। ये विषम बीजाणुक, इस ऑर्डर के सदस्य विषम बीजाणुक यानी हेटेरोस्पोरस तथा इनके स्पोरोफिल शंकु के रूप में व्यवस्थित होते थे। ऑर्डर लेपिडोडेंड्रेलीज की सभी प्रजातियां अब विलुप्त हो चुकी है। फैमिली है लेपिडोडेंड्रेसी। इनमें सभी प्रजातियां इरेक्ट एवं वृक्ष के रूप में पाई जाती थी। वायवीय तना शाखित होता था। शाखाओं के शीर्ष पर शंकु पाए जाते थे। मुख्य तने एवं इसकी शाखाओं पर अस्थायी पर्णधार चिन्ह पाए जाते थे। लीव्स में नोड्स पर चक्रीय क्रम में पत्तियां नोड्स पर चक्रीय क्रम में लगी हुई थी। जीनस है लेपिडोडेंड्रोन। ये कार्बोनिफेरस काल में पाए जाने वाले जीवाश्मी टेरिडोफाइट हैं। इनके लगभग 200 प्रजातियों का बोटेनिस्ट द्वारा अध्ययन किया जा चुका है। विभिन्न प्रकार के फॉसिल के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गण लेपिडोडेंड्रेलीज के सदस्यों की उत्पत्ति आज से लगभग 360 करोड़ वर्ष पूर्व अपर डिवोनियन में हुई होगी तथा कार्बोनिफेरस काल में ये चरम उत्कर्ष पर थे व पर्मियन युग के अंत में ये विलुप्त हो चुके थे। लेपिडोडेंड्रोन का मुख्य पादप शरीर ट्री लाइक स्पोरोफाइट होता था। वृक्ष के मुख्य अक्ष की ऊंचाई 30 मीटर या इससे भी अधिक पाई जाती थी। आधारीय भाग में इसका व्यास 2 मीटर होता था। मुख्य अक्ष में शीर्ष पर पर्णमुकुट के रूप में शाखन पाया जाता था। मुकुट के आधारीय सिरे पर इसका बारंबार शाखन होता था। लेपिडोडेंड्रोन जीवाश्मीय पादप के विभिन्न भागों का अध्ययन निम्न फॉर्म जेनरा के अंतर्गत किया जाता था। इसके रूट को स्टिग्मेरिया कहते हैं। स्टेम को लेपिडोडेंड्रोन कहा जाता है। लीव्स का फॉर्म जेनेरे को लेपिडोफिलम कहते हैं। कोन और स्ट्रोबिलस के फॉर्म जीनस को लेपिडोस्ट्रोबस कहते हैं। तो इस प्रकार ये फॉर्म जेनरा हैं, अलग अलग पार्ट के फॉर्म जेनरा हैं। जैसे रूट का स्टिग्मेरिया फॉर्म जीनस हो गया, स्टेम का लेपिडोडेंड्रोन फॉर्म जीनस है, लीव्स का लेपिडोफिलम फॉर्म जीनस है, कोन और स्ट्रोबिलस का लेपिडोस्ट्रोबस फॉर्म जीनस है। जब हम इसके रूट स्टिग्मेरिया का अध्ययन करें तो सर्वप्रथम स्टनबर्ग द्वारा लेपिडोडेंड्रोन की जड़ का वर्णन स्टिग्मेरिया नामक फॉर्म जीनस के अंतर्गत किया गया था। इसकी जड़ें द्विभाजी रूप से शाखित, ये देखिए, ये नीचे वाला पार्ट स्टिग्मेरियन सिस्टम है। इसकी जड़ें द्विभाजी रूप से शाखित होती थी। हाँ, ये और बात ध्यान देने योग्य है कि इन सभी फॉर्म जेनरा को मिलकर के
संपूर्ण प्लांट का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये संपूर्ण प्लांट का इन चारों फॉर्म जेनेरा को मिला करके एक प्लांट को रिकंस्ट्रक्ट किया और इस प्लांट का नाम हो गया लेपिडोडेंड्रोन। वैसे लेपिडोडेंड्रोन स्टेम का नाम है, लेकिन यह संपूर्ण पादप को जब फॉर्म जेनेरा को मिला करके एक प्लांट बना फॉसिल रेडोफाइट, तो उसका नाम भी लेपिडोडेंड्रोन रखा गया है। तो यहाँ पर इसकी जो रूट है जिससे हम स्टिग्मेरिया नाम देते हैं, ये द्विभाजी रूप से शाखित होती थी एवं राइजोफोर से विकसित होती थी। वृक्ष का तना 4 प्रमुख क्षैतिज रूप से भुजाओं के समान फैलती हुई अक्षों के द्वारा भूमि में स्थिर पाया जाता था। इसकी प्रत्येक भुजा बारंबार द्विभाजी रूप से शाखित होती थी एवं इनके अंतिम सिरों या शाखाओं पर अनेक लेटरल एपेंडेजेस सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित पाए जाते थे। इनको स्टिग्मेरियन रूट लेयर्स कहा जाता है। इन उपांगों पर रूट हेयर्स नहीं पाए जाते थे। स्टिग्मेरिया की जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसमें 3 भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर मध्य भाग को कोटस कहते हैं और सबसे केंद्रीय भाग आंतरिक केंद्रीय भाग को स्टील कहते हैं। इसका स्टील एंडार्क व साइफोनोस्टील होती थी। पेरिडर्म भी पाया जाता था। वल्कुट क्षेत्र की कुछ कोशिकाएं द्वितीयक वृद्धि के पश्चात मेरिस्टेमेटिक प्रकृति धारण करके कोर कैम्बियम का निर्माण करती थी, जिसके द्वारा भीतर की ओर सेकेंडरी कोर्टेक्स एवं बाहर की ओर कोर का परिवर्धन होता था। लेपिडोडेंड्रन वृक्ष का तना सुदृढ़, परिपुष्ट, बेलनाकार, अशाखित एवं कभी कभी 34 मीटर तक की ऊंचाई वाला होता था। द्विभाजी शाखन के परिणामस्वरूप इसके शीर्ष सिरे पर उपस्थित शाखाएं छत्रिकाकार दिखाई देती थी। अंतिम शाखाओं पर चक्रिकाकार क्रम में विन्यासित रेखीय छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती थी। पर्णों के गिर जाने के बाद तने पर चिरस्थायी पर्णाधार दिखाई देते थे। इन पर्णाधारों की आकृति एवं विन्यास इसके विभिन्न प्रजातियों के वर्गीकीय निर्धारण हेतु प्रमुख लक्षण कहा जाता है। तने की आंतरिक संरचना। तने के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर इसकी आंतरिक संरचना 3 क्षेत्रों में विभेदित दिखाई पड़ती है: पेरिडर्म एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स। तने की आंतरिक संरचना में पेरिडर्म का विकास न केवल लेपिडोडेंड्रन अपितु सभी वृक्षकाय लाइकोपोड्स का महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। पेरिडर्म तने के मुख्य सहायक ऊतक के रूप में परिलक्षित होता था। इसका निर्माण बाहरी वल्कुट कोशिकाओं की विभज्योतकी प्रवृत्ति के कारण बनने वाले कोर कैम्बियम की सक्रियता के परिणामस्वरूप बाहर की ओर सुबेराइज्ड मोटी भित्ति वाली कोर की कोशिकाएं एवं भीतर की ओर हरी रूप से व्यवस्थित द्वितीयक वल्कुट की कोशिकाओं का निर्माण होता था। वल्कुट 3 उपक्षेत्रों में विभाजित पाया जाता था: आउटर कोर्टेक्स, मिडल कोर्टेक्स तथा इनर कोर्टेक्स। स्टील तने के आधारी भाग की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में सरल प्रकार का स्टील प्रोटोस्टील पाया जाता था, लेकिन तने की ऊंचाई की ओर अग्रसर होने पर यह क्रमशः साइफोनोस्टील में रूपांतरित हो जाता था एवं इसके केंद्रीय भाग में पित्त का विकास पाया जाता था। वेस्कुलर स्ट्रैंड में जाइलम की वाहिनिकाओं के साथ मर्दूतकीय कोशिकाएं भी उपस्थित होती थी। इसकी मेटाजाइलम वाहिनिकाओं में स्केलरिफॉर्म एवं प्रोटोजाइलम में स्पाइरल स्थूलन पाया जाता था। फ्लोएम की मात्रा कम होती थी। यह सरल प्रकार का होता था। इसकी संरचना आधुनिक लाइकोपोड सदस्यों के समान होती थी। फ्लोएम में लंबी चाली नलिकाएं, मर्दूतकीय कोशिकाएं पाई जाती थी। पित्त तने की आंतरिक संरचना के 3 या 4 सेंटीमीटर क्षेत्र में मर्दूतकीय कोशिकाओं की अनेक पंक्तियों द्वारा निर्मित मल्टीसीरियड पित्त पाई जाती थी। पर्ण को लेपिडोफिल्म कहते हैं। लेपिडोडेंड्रोन की लिग्यूलेट पत्तियों का अध्ययन फॉर्म जीनस
लेपिडोफिलम के अंतर्गत किया जाता है। ये लेपिडोडेंड्रॉन तने की छोटी शाखाओं पर सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित पाई जाती थी। पत्तियां सरल व लगभग रैखिक तथा 1 से 20 सेंटीमीटर लंबाई की होती थी। इनकी आंतरिक संरचना में केवल एक ही वैस्कुलर स्टैंड पाया जाता था। पर्ण की दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते थे। ये पर्णपाती पत्तियां जब गिरती थी तो इनके पिरामिड आकार के गद्दी नुमा व समचतुर्भुजी पर्णाधार तने पर ही लगे रह जाते थे। ये चिरस्थायी पर्णाधार संपूर्ण तने की सतह पर पाए जाते थे। पत्तियों के चिन्ह से ऊपर एक छाप और पाई जाती थी जो संभवतः लिग्यूल पिट की उपस्थिति को निरूपित करती थी। लेपिडोफिलम पर्ण की आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करें तो इसमें 4 स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं: एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मेसोफिल तथा स्टील। एपिडर्मिस की कोशिकाएं एक पंक्ति में व्यवस्थित होती थी तथा इसकी सतह पर खांचों में रंध्र पाए जाते थे। दृढ़ोक्ति की कोशिकाओं द्वारा निर्मित इस परत की कोशिकाएं 6 से 8 पंक्तियों में पाई जाती थी, जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। मेसोफिल वैस्कुलर बंडल को घेरती हुई पतली भित्ति वाली कोशिकाएं, बहुकोणीय कोशिकाएं जो कि अनियमित रूप से व्यवस्थित होती थी। बहुकोणीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित श्रृंखला की संरचना के बीच में बड़े बड़े इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जाते थे। यूनिफॉर्म कोशिकाओं द्वारा निर्मित खंभ तक पाया जाता था। स्टील वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता था। इसकी कुछ कोशिकाएं छोटी एवं चौड़ी द्वितीयक स्थूलन युक्त होती थी, जबकि कुछ अन्य कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती थी। लेपिडोडेंड्रॉन के शंकु का अध्ययन फॉर्म जीनस लेपिडोस्ट्रोबस के अंतर्गत किया जाता है। ये विषम बीजाणु होते थे। इन पौधों के स्पोरोफिल आवश्यक रूप से शंकुओं के रूप में व्यवस्थित होते थे। लेपिडोस्ट्रोबस शंकु को शाखाओं के अग्र सिरों पर विकसित होते थे तथा ये इलोंगेटेड आकृति की लंबी संरचनाएं होती थी। स्ट्रोबाइलस के केंद्रीय अक्ष पर अनेक सवृंत छत्रिकाकार लिग्यूल युक्त बीजाणु पर्ण चक्रिकाकार क्रम में व्यवस्थित पाए जाते थे। इनकी बीजाणुधानियाँ बीजाणु पर्ण की ऊपरी सतह पर संपूर्ण तल में संलग्न रहती थी। बीजाणु पर्ण की आधारीय भाग से संपूर्ण वृंत का निर्माण होता था। बीजाणु पर्ण का अग्र सिरा एक चौड़े सहपत्र के समान होता था। यह ऊपर की ओर मुड़कर अपने आगे वाले बीजाणु पर्ण को आवृत करके इसकी सुरक्षा का कार्य करता था। बीजाणु पर्ण के ऊपरी मुड़े हुए भाग तथा बीजाणुधानियों के मध्य एक लिग्यूल उपस्थित था। शंकु के आधारीय भाग में गुरु बीजाणु पर्ण जबकि ऊपरी भाग में लघु बीजाणु पर्ण पाए जाते थे। गुरु बीजाणु पर्ण में स्थित गुरु बीजाणुधानियों में उत्पन्न गुरु बीजाणुओं की संख्या सीमित होती थी, जबकि लघु बीजाणुधानी में असंख्य लघु बीजाणु पाए जाते थे। लेपिडोडेंड्रॉन की अक्ष पर स्थित कुछ शंकु अत्यंत विकसित अवस्था में पाए जाते थे, यहाँ तक कि इनकी प्रगति बीज समान संरचना के निर्माण की अवस्था तक हो चुकी थी। इस प्रकार लेपिडोडेंड्रॉन जिसके 4 फॉर्म जेनरा थे उनके बारे में हमने स्टडी किया, जिसमें रूट का स्टिग्मेरिया नाम था, स्टेम का लेपिडोडेंड्रॉन नाम था, लीव्स का नाम लेपिडोफिलम था और शंकु का नाम था लेपिडोस्ट्रोबस। इन चारों के बारे में हमने अध्ययन किया और इसका पुनर्निर्मित वृक्ष का जो डायग्राम है वो इस तरह से है। इसमें ऊपर की ओर स्ट्रोबिलाई स्थित हैं,
जो कि लीव्स के किनारों पर उपस्थित हैं। और सबसे नीचे जो अंडरग्राउंड पोर्शन है उससे कहते हैं स्टिग्मेरियन सिस्टम, जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। और बीच में जो पोर्शन है उसे हम स्टेम कहते हैं, जिसे हम लेपिडोडेंड्रोन भी कहते हैं। लीव्स को लेपिडोफिलम और शंकु को लेपिडोस्ट्रोबस कहते हैं। थैंक यू।